तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन के 3 लॉज थे हमारे पास, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, 9th क्लास में आप लोग पढ़ के ही आए हो। तो भाई मैकेनिक्स की जान है ये तीनों लॉ, इसके बिना आप मैकेनिक्स की कल्पना ही नहीं कर सकते, समझ रहे हो। मैकेनिक्स की कल्पना तो आप कर ही नहीं सकते इसके बिना, लॉज ऑफ मोशन के बिना। तीनों लॉ के बिना कहीं पे मैकेनिक्स में कुछ चलता ही नहीं है, बल्कि कोई और भी लॉ प्रूफ करना हो ना तो इनकी जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। तो मैं राहुल झा और मैं आपको बताऊंगा मैकेनिक्स में हम कैसे न्यूटन लॉज ऑफ मोशंस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा सबसे फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि भाई कोई बॉडी है, अगर वो उस पर नेट फोर्स जीरो है, किसी बॉडी पे नेट फोर्स क्या है भाई? जीरो है अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स, तो वो बॉडी या तो रेस्ट पे रहेगी या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। बात समझ में आ रही है सभी को? क्या बोल रहा हूं मैं कह रहा हूं कि अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो क्या होगा? वो रेस्ट पे रहेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। मतलब कि देखो एफ नेट जो है अगर वो जीरो है तो दो ही बातें हो सकती हैं। अब क्या पढ़ के आए हो 9th में? फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। हालांकि ये भी हमने लॉज ऑफ मोशन से ही डिराइव किया है। तो एफ नेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये अगर हमारा जीरो है, ठीक है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो है बॉडी का, क्योंकि मास तो जीरो हो नहीं सकता यार किसी का। मास जीरो पॉसिबल है क्या? ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है कि मास जीरो हो जाए? नहीं ना। हाँ, तो देखो सुनो, मैकेनिक्स में तो नहीं हो सकता, बाकी कभी कुछ हो जाए तो पता नहीं, साइंस है। चलो अब देखो सुनो, एक्सेलरेशन है जीरो, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? डीवी बाई डी। ये बात तो तुम सब जानते हो ना, एक्सेलरेशन क्या होता है भाई? डीवी बाई डी होता है। तो डीवी बाई डी जीरो हो गया, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है? चेंज इन वेलोसिटी, सॉरी डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम, ये जीरो हो गया। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो एक सिचुएशन ये हो सकता है, या वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि जीरो का भी डिफरेंशिएशन जीरो होगा और किसी कांस्टेंट नंबर का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो ही होगा। बात समझ में आई? और अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता किसी को तो प्लीज मेरी डिफरेंशिएशन वाली वीडियो को जाके जरूर देखें, ठीक है, वहां मैंने बताया हुआ है डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल्स है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ ये है कि अगर नेट फोर्स ऑन ए बॉडी जीरो है तो वो बॉडी या तो रेस्ट पे है या वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। बात समझ में आई सभी को? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो ये था फर्स्ट लॉ। अब आते हैं भाई सेकेंड लॉ क्या कहता है। तो देखो भाई सेकेंड लॉ जो है वो रियल लॉ है। सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ। क्यों है सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ? क्योंकि इसकी मदद से आप फर्स्ट लॉ भी प्रूव कर लेते हैं और थर्ड लॉ भी प्रूव कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ये कहता है, सेकेंड लॉ कहता है कि किसी भी बॉडी पर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। ये कह रहा है कि किसी भी बॉडी पर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है? डीपी बाई डी टी। यहाँ पे पी क्या है? यहाँ पे पी है मोमेंटम, ठीक है ना। यहाँ पी क्या है? पी है यहाँ पे मोमेंटम। बात समझ में आ रही है भाई सभी को? हाँ अनीस आ रहा है भाई, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब देख सुन, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया? मोमेंटम। आप सभी जानते हो 9th क्लास में मैंने पढ़ा है कि मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो F एक्सटर्नल यहां से क्या आ गया भाई? D बाई डी टी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी होगा। एग्री करते हो इस बात से सभी? भाई यहां से अगर देखें तो F एक्सटर्नल क्या हो गया? D बाई डी टी ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, है ना भाई? होगा ना? अब देखो सुनो, तो यहां पे आप मास तो कांस्टेंट है, देखो मैकेनिक्स है, बड़ी बड़ी बॉडी से डील कर रहे हैं तो मास तो कांस्टेंट ही लेके चलेंगे, ठीक है। तो मास जो है वो कांस्टेंट है और यहाँ पे क्या आ गया? डीवी बाई डी टी। काइनेमेटिक्स में देखो डीवी बाई डी टी क्या बताया गया था? एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना भाई? डीवी बाई डी टी क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। काइनेमेटिक्स वाली वीडियो में देखना, बता रखा है। तो यहाँ पे एफ एक्सटर्नल क्या आ गया आपके पास? यहाँ से एफ एक्सटर्नल क्या आ गया? देखो यहाँ से आ गया एम इंटू ए, ठीक है, आ गया, ठीक है। यानी कि आज से किसी बॉडी पर लगने वाला जो एक्सटर्नल फोर्स है वो किसके बराबर होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी बातें। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ क्या है? देखो थर्ड लॉ है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है ना। मतलब मान लो ये कोई वॉल है, ये कोई वॉल है और यहां पे मैंने एक ऑब्जेक्ट चेप दिया, ठीक है। तो मैंने फोर्स लगा दिया, देखो F, फोर्स कितना लगा दिया? F। तो बदले में नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर, ठीक है ना। देखो सुनो, ध्यान से समझना, मैंने इस ब्लॉक को दबा रखा है तो ये इस पे एक्शन देगा, इसने एक्शन दिया इस पे, तो बदले में ये क्या देगा? इसको
बस ये होगा क्या, ये जो F है और ये जो N है आपस में इक्वल होंगे। लेकिन एक बात याद रखना, एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रही है। एक्शन ये लगा रहा है दीवार पे और रिएक्शन दीवार लगा रहा है बॉडी पे, ठीक है ना। एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रही है, ये बात ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। दोनों अलग अलग बॉडी पे लग रही है। कभी किसी एक ही बॉडी पे एक्शन और रिएक्शन मार के बोल देना इक्विलिब्रियम में आ गया, ऐसा मत करना कभी, सबसे बड़ी गलती है ये। तो यहां पे F किसके बराबर है, N के बराबर है। अच्छा, अगर कोई बॉडी ऐसे रखा हुआ है, ये बॉडी है, इसका मास है M, इसका मास क्या है M, तो ये जो जमीन है इस पे कितना लगाएगा एक्शन, mg, तो बदले में जमीन इस पे क्या लगाएगी, n। यहां पे n और mg क्या है आपस में, इक्वल है, ठीक है। यहां पे n और mg आपस में क्या है, मैंने माना है कि सरफेस हार्ड है, अच्छा खासा सरफेस है, बहुत मजबूत सरफेस है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, इसी प्रकार से अगर इंक्लाइंड प्लेन पे बॉडी रखी हुई है तब क्या होगा, ये एंगल क्या है, थीटा। ये एंगल कितना है भाई, ये एंगल है थीटा, ठीक है, ओके। तो ये एंगल है थीटा और ये मास है m, ठीक है। एंगल है थीटा और ये मास कितना है भाई, मास है m। तो अब थोड़ा ध्यान देना तुम लोग, सुनो। इंक्लाइंड प्लेन पे वेट तो किधर लग रहा है, वेट तो नीचे लग रहा है, ठीक है। तो देखो जरा ध्यान से सुनना, नॉर्मल रिएक्शंस की एक खास बात होती है। नॉर्मल रिएक्शन की खास बात ये होती है कि सरफेस के हमेशा क्या लगता है, परपेंडिकुलर। तो कॉन्टैक्ट सरफेस क्या है भाई साहिल, ये है। तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, ऊपर। परपेंडिकुलर लगेगा कि नहीं लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, देख रहे हैं सभी। अब सुनो ध्यान से, अगर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है यानी कि इधर की तरफ एक्शन होगा, भैया एक्शन का ही तो रिएक्शन होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा। क्यों हो जाएगा समझाते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो वेक्टर वाली वीडियो में देखना, मैंने समझाया वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं। तो अगर ये mg है तो इसका ये थीटा वाला जो दोस्त है वो क्या हो जाएगा, इसका mg cos थीटा, मतलब थीटा वाला कंपोनेंट। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा mg sin थीटा। इस बात से आप सभी एग्री करते हैं, है ना, ठीक है। तो mg sin थीटा है जो इसको नीचे लाने में मदद कर रहा है, और mg cos थीटा जो है वो एक्शन फोर्स है जो इंक्लाइंड प्लेन पे ये दे रहा है। ये इंक्लाइंड प्लेन पे कितना दे रहा है, तो यानी हमारा n, इस केस में n किसके बराबर है, mg cos थीटा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो देखो भाई बात ऐसी है बच्चों कि नॉर्मल रिएक्शन जो है ना, मतलब एक्शन का जो उल्टा रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं उसे, ये हमेशा mg के ही बराबर नहीं होता। कुछ बच्चे ना रटने की टेंडेंसी होती है कुछ बच्चों में कि वो n = mg मान के बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं होता, देखो हर केस में अलग है ना। यहाँ पे रिएक्शन क्या है, mg के बराबर है, यहाँ का रिएक्शन क्या है, f के बराबर है, यहाँ का रिएक्शन किसके बराबर है। मैं वो जो रिएक्शन फोर्स है उसी को नॉर्मल रिएक्शन कह रहा हूँ। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, समझ रहे हो ना, नाम से ही परपेंडिकुलर है ये, ठीक। बात समझ में आई कि नहीं आई सभी को, क्लियर है सबको, ये बात क्लियर है, बात समझ में आ गई, ठीक है ना भाई, ओके। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। देखो ये हमारे पास कोई ऐसा शेप है और इसमें एक बॉल फंसा हुआ है इस तरीके से, बॉल बहुत गोल नहीं बन पाया, ठीक है। यहाँ पे कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, एक और एक, दो, तो दो नॉर्मल रिएक्शन होंगे, दो नॉर्मल रिएक्शन होंगे, क्या होंगे, इसे N1 कह लो और इसे क्या कह लेंगे, N2। यहाँ पे दो नॉर्मल रिएक्शंस होंगे, बात समझ में आ रही है सभी को। यहाँ पे कितने नॉर्मल रिएक्शन हुए भाई, यहाँ पे दो नॉर्मल रिएक्शंस हुए, एक हुआ N1 और एक यहाँ पे ये N2। क्लियर है सभी को, समझ में आया। तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब मैं तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाता हूं कि भैया लॉज ऑफ मोशन के जो लॉज है हमारे पास, यानी न्यूटन के जो 3 लॉ हैं, इनकी मदद से हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं पहले, क्वेश्चन नंबर 1। अब नंबरिंग छोड़ो, ये एक बॉडी है, ये जमीन पे रखी हुई है। कहाँ रखी हुई है, जमीन, ग्राउंड, स्मूथ है, लेकिन कंडीशन क्या है, स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ। अभी मैं जो भी एग्जांपल कराऊंगा स्मूथ पे ही कराऊंगा, जब मैं फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा ना तब फ्रिक्शन पे कराऊंगा, ठीक है। अब तुम लोग देखो यहाँ पे सुनो, ये स्मूथ है, इसका मास है भाई m, इसका मास कितना ले लिया हूं। अब मैं इसको आगे लेके जा रहा हूं F4 से, किससे लेके जा रहा हूं, F4 से आगे लेके जा रहा हूं। तुमसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक टेक्निक याद रखो, सुनो। एक्सेलरेशन निकालने का एक सिंपल सा टेक्निक है, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन में टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स हमेशा क्या होता है, सुन लो, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। बड़ा फोर्स कौन है, जिधर बॉडी जा रही है। मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, बॉडी अगर इधर जा रही है तो बड़ा फोर्स इधर वाला है,
तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स ही हमारा नेट पुलिंग फोर्स होता है। यहां पे एक ही फोर्स है F, तो यहां पे सिर्फ F लिखेंगे और अपॉन में टोटल मास। टोटल मास क्या है भाई? फॉर एग्जाम्पल, अच्छा अगर ऐसा सिस्टम है, मान लो एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक और ब्लॉक है, ये M1 है और ये M2 है, और मैं यहां पे फोर्स लगा रहा हूं F। क्या लगा रहा हूं? F। ये स्मूथ सरफेस है। कैसा है? नीचे स्मूथ सरफेस है, ये दोनों चिपके हुए हैं एक साथ। तो यहां पे भी एक्सेलरेशन क्या होगा? नेट पुलिंग फोर्स यानी कि F और अपॉन में टोटल मास M1 प्लस M2, और यहां पे सिंपली क्या था? F अपॉन में M। तो यहां पे एक्सेलरेशन F अपॉन में M आ गया है, और यहां पे क्या आ गया? F अपॉन में M1 प्लस M2 आ गया। क्या इस बात से एग्री करते हैं आप सभी? एग्री करते हो ना इस बात से सभी? ठीक है, ओके। अब सुनो, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखो सुनो, यहां जरा ध्यान दो। क्वेश्चन ये है कि ये दो बॉडीज हैं, या चलो एक ही बॉडी लेते हैं। इस पे मैंने एक फोर्स लगा दिया F। क्या लगा दिया भाई? F। और ये एंगल है थीटा। ये एंगल क्या है? थीटा है। इसका मास है M। अब पूछा जा रहा है आपसे कि भैया एक्सेलरेशन बताओ इस केस में क्या होगा। अब देखो, बॉडी को आगे जा रही है ना, बॉडी तो आगे जा रही है इधर। बॉडी को आगे ले जाने वाला फोर्स क्या है? F cos थीटा। और ऊपर की तरफ क्या लगता? लेकिन बॉडी ऊपर नहीं जा रही है, ये मान लिया हमने माना कि बॉडी सिर्फ आगे जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनो, बॉडी जो है F sin थीटा जो है, हमने माना कि ऊपर नहीं जा रहा, बॉडी रिस्ट्रिक्टेड है सिर्फ इधर की तरफ चलने के लिए। ठीक है, ऊपर जाएगा तो उसका भी केस बताएंगे आगे। अब सुनो ध्यान से, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन में टोटल मास। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया भाई? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन में टोटल मास। यहां पे जरा ध्यान से सुनो, समझे कि नहीं समझे? यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो गया? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन में टोटल मास। इस बात से एग्री करते हो सभी? समझ में आया सभी को? अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर मैं और थोड़ा सा घुमा फिरा दूं, मान लो मैंने ऐसा कुछ बना दिया, इसका मास है M, इस पे फोर्स लग रहा है F, और ये एंगल है थीटा, और एक फोर्स लग रहा है F1 और एक फोर्स लग रहा है इधर F2। अब पूछ रहा हूं कि बताओ भाई एक्सेलरेशन कितना होगा? अब बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा? ये बेटा ये F2 लिखा हुआ है। अब बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा? अब देखो सुनो, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? F cos थीटा। F sin थीटा का कोई काम ही नहीं है। चलो देखो सुनो, यहां देखिए तो इधर की तरफ ले जाने वाला कंपोनेंट क्या है? F cos थीटा, और साथ में F2 भी इधर ही लेके जा रहा है बॉडी को। ये परपेंडिकुलर है, ये वाला और ये जो F sin थीटा होगा, ये क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है भाई। ये जो F sin थीटा है और जो F1, ये क्या है? एक दूसरे के, और वैसे भी ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर फोर्स जो है ना, वो हॉरिजॉन्टल मोशन तो नहीं करा सकते, ठीक है ना? नहीं करा सकते ना। परपेंडिकुलर फोर्स हॉरिजॉन्टल मोशन करा सकते हैं क्या? नहीं कराएंगे ना। परपेंडिकुलर फोर्स कभी हॉरिजॉन्टल मोशन करा ही नहीं सकते। तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेट पुलिंग फोर्स यानी F cos थीटा प्लस F2 और अपॉन में टोटल मास। टोटल मास कितना है? टोटल मास है M। तो आपका एक्सेलरेशन आ चुका है। देखो जरा ध्यान से सुनो सभी। देखिए, आपका डाउट है कि F1 को ऐड क्यों नहीं करा। बेटा F1 वर्टिकल मोशन करवा सकता है। हाँ सुनिए, अब सुनिए, वेट बढ़ाएगा। वेट बढ़ाएगा तो वेट का काम तो तब है ना जब फ्रिक्शन होता है। सरफेस स्मूथ है नीचे, मैंने बोला था ना अभी जो भी न्यूमेरिकल कराऊंगा स्मूथ के लिए कराऊंगा। बेटा F2 इधर ही लग रहा है। देखो F2 भी इधर ही है और F cos थीटा भी इधर ही है, तो दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, तो बेटा ऐड हो जाएंगे। बात समझ में आई सभी को? क्लियर है? सबको समझ में आया? क्लियर है सभी को? समझे कि नहीं समझे? क्रिस्टल क्लियर। अच्छा ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि देखो भाई ये एक बॉडी है, इस पे इधर एक फोर्स लग रहा है F1, ये लग रहा है F3 और ये क्या लग रहा है? F2 लग रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर है? अब देखो सुनो ध्यान से, इसमें पूछ रहा हूं एक्सेलरेशन कितना होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अच्छा फिर से बता रहा हूं एक चीज और, सरफेस स्मूथ है, बॉडी भाग नहीं रहा ऊपर, बॉडी हॉरिजॉन्टल मोशन ही कर रहा है, ठीक है ना? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं एक चीज बताता हूं आपको यहां पे कि F1 जो है ना, कंडीशन ये कि F1 बहुत बड़ा है F2 से। तो F1 अगर बहुत बड़ा हुआ मैग्नीट्यूड में F2 से, मान लो कि ये हुआ 100 न्यूटन का और ये हुआ 10 न्यूटन का, ठीक है ना?
हाँ, ये 2 लगाने का मतलब है कि बहुत बड़ा हो गया बेटा ये, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। अब देख यहाँ पे, सुन यहाँ पे, हाँ बहुत बड़ा है ये, अब देख यहाँ पे सुनो, तो ये F1 क्या है, ग्रेटर देन F2 है। बात समझ में आई सभी को? अब सुनो, तो भाई ऐसे बात ऐसी है, तो बॉडी तो इधर ही जाएगा ना फिर, तब तो बॉडी इधर ही जाएगा। तो ये तो पता चल गया कि जो एक्सेलरेशन होगा वो इधर की तरफ ही होगा, उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। अब सुनो, बस दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इधर की तरफ कौन सा कंपोनेंट जाएगा, F1 cos θ1। इधर की तरफ कौन सा होगा, बोलो सब? हाँ, ये हो जाएगा F2 cos, ठीक है, शाबाश बेटा। अब देखो सुनो, ये है F3, ये क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब देखिए F3 का कोई काम ही नहीं है, सनाउल सही बोला है बिल्कुल, F3 का कोई काम है ही नहीं यहाँ पे, और इसका भी कोई काम नहीं है, ये भी बेकार है। ये वाला जो देख रहे हो ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F1 sin θ1, ये भी बेकार है, ठीक है, और ये भी बेकार है, सब बेकार है। ये परपेंडिकुलर वाला सब बेकार फोर्स है, ठीक है ना, तुम लोग की तरह। देखो तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, तो बॉडी इधर जा रहा है, तो F1 cos θ1, और ये F2 cos θ2 इधर लग रहा था, लेकिन बॉडी इधर जा रहा है, इसका मतलब ये छोटा है, तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स अपॉन में टोटल मास m ही है, बस ठीक है। देख लो कोई गड़बड़ी तो नहीं है? हाँ हाँ, देखो इस बच्चे का क्वेश्चन है, अनीस का क्या क्वेश्चन है, देखो तुम लोग, ये कह रहा है कि अगर, सुनो, ये कह रहा है कि अगर बॉडी ऊपर जाता तो किसका काम होता, तो बेटा सही बात है, तब परपेंडिकुलर जो वाले फोर्स देख रहे हो ना, ये वाला और ये वाला और ये वाला, 1 2 3, इन्हीं का काम होता। अच्छा, फिर एक्सेलरेशन कैसे निकालते, तो देखो वेट नीचे लग रहा होता तब। इनका क्वेश्चन ये है, देखो इनका क्वेश्चन अच्छा है, ये कह रहे हैं कि अगर इसी क्वेश्चन में बॉडी ऊपर की तरफ जाता तो बेटा वेट किधर लगता, नीचे, और F2 sin θ2 किधर लगता, ऊपर, और F1 sin θ1 भी किधर लगता, और भी कुछ लग रहा है ऊपर, और एक F3 किधर लग रहा है, नीचे। अब बॉडी, इसमें चेक करना पड़ता बॉडी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, ये चेक करना पड़ता कि बॉडी ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो देखो सुनो ध्यान से, हम तो बोले ही थे कि F1 बहुत बड़ा है F2 से, और अगर ये जो फोर्स है ये वेट से भी बहुत ज्यादा बड़ा हुआ, ठीक है ना, मतलब बॉडी बहुत हल्का है और ये फोर्स बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसका कंपोनेंट जो होगा, ये दोनों कंपोनेंट ही भी बहुत ज्यादा होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड ज्यादा ही होगा, तो बॉडी ऊपर जाएगा, तो बड़ा फोर्स हो जाएगा ये दोनों, और छोटा फोर्स हो जाएगा ये दोनों, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, उसमें से घटा देंगे इन दोनों को, और अपॉन में टोटल मास, तो उस केस में एक्सेलरेशन कितना हो जाता, उसमें हो जाता F2 sin θ2 प्लस F1 sin θ1, बेटा यहाँ अपॉन में, अच्छा यहाँ माइनस कर लेते, और माइनस में क्या, F3 प्लस mg, और अपॉन में टोटल मास का क्या है, m, ये हो जाता तुम्हारा एक्सेलरेशन का इक्वेशन। अब कुछ और प्रॉब्लम्स लेते हैं हम लोग। अब देखो भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होता है पुली प्रॉब्लम। पुली क्या होता है, हाँ पुली क्या होता है, पुली जो लटकता है, देखिए यहाँ पे, सुनो यहां सुनिए जरा ध्यान से, देखो पुली जो लटकता है, पुली देखो ऐसा है कि इस तरीके का एक आपको सिस्टम देखने को मिलता होगा। मान लेते हैं इसका मास है m1 और इसका मास क्या है, m2। अब देखो सुनो, पुली का काम बहुत है मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स बिना पुली के तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते, हर जगह हर सिस्टम में पुली है। पुली जो है ये हमारा जो है ना एफर्ट, मतलब हमारा जो काम है उसको आसान कर देता है, बात समझ में आई, पुली हमारे काम को आसान कर देता है, ठीक। जैसे तुमने देखा होगा गाँव में कुएं से जो पानी निकालते थे, अब तो नहीं रहे कुएं, बचे ही नहीं, तो जब पानी निकालते थे तो एक ना एक कोई एक डिस्क जैसा होता था, गोल गोल घूमने वाला, या एक सिलेंडर सा होता था, उस पर रस्सी लपटी हुई होती थी, और वो घूमता था, ऐसे रस्सी खींचते थे, वो घूमता था, और नीचे बाल्टी से रस्सी नीचे जाती थी और ऐसे ऊपर आ जाता था, यही होता था ना, समझ रहे हो, ऐसे कुछ होता था कि नहीं होता था, होता था, ठीक। तो ये जो है आसान कर देता था हमारा काम, मतलब कि बस रस्सी ऐसे खींचो और बाल्टी जो है ना आराम से ऊपर आ जाएगा, ऐसे ही होता है। अब सुनो ध्यान से सुनो,
तो पुली कैसे वर्क करता है मैं आपको समझाता हूं। इसका वेट किधर लगेगा, नीचे, और इसका भी वेट नीचे ही लगेगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि M1 बहुत बड़ा है M2 से, यानी कि M1 बड़ा है M2 से, तो क्या होगा, M1 बड़ा है M2 से, तो सीधी सी बात है ये नीचे आएगा ए एक्सेलरेशन से, और ये ए एक्सेलरेशन से किधर जाएगा, ऊपर आएगा। अच्छा, यहां पे मैंने कुछ एजम्पशंस ले रखे हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि मैं भी लॉज ऑफ मोशन पढ़ा रहा हूं ना, रोटेशन पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। यहां पे कुछ एजम्पशन है बच्चों, ये कि ये जो थ्रेड है ना, ये धागा, ये मासलेस है। धागा कैसा है, और ये जो पुली का जो सरफेस है ये फ्रिक्शनलेस है। क्या है, मतलब धागा बस स्लाइड कर रहा है, पुली घूम नहीं रही है, पुली रोटेट नहीं कर रही है, पुली अपनी जगह ऐसी तनी हुई है, धागा उस पर स्लिप करते हुए नीचे आ रहा है। मतलब ये जो धागा है ना, इसके ऊपर वो स्लिप करता हुआ नीचे आ रहा है। ये एजम्पशन है बच्चों, भी यहां पे मान रखा है मैंने। बात समझ में आई? देखिए सुनिए, ये बच्चा कह रहा है कि बहुत जगह पे पुली रोटेटिंग होता है। बेटा हर जगह रोटेटिंग ही होता है पुली, वो तो बस इस चैप्टर की वजह से और जो कॉन्सेप्ट पढ़ाना है उसकी वजह से मैंने यहाँ पे आइडियल कंडीशन ले रखी है कि ये जो पुली है बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है। मतलब आइडियल कंडीशन नहीं, लेकिन कंडीशन ले रखी है कि पुली क्या है, स्मूथ है। कहने का मतलब मेरा ये, बात समझ में आई सभी को? स्मूथ पुली लेके चल रहा हूं मैं। अब सुनो, तो एक्सेलरेशन मैंने आपको हमेशा क्या पढ़ा है, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स अपॉन में टोटल मास। बेटा बड़ा फोर्स कौन सा है और छोटा क्या है, और टोटल मास, तो ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है ना। सबसे जल्दी एक्सेलरेशन निकालने का ये तरीका है, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स अपॉन में टोटल मास। इज इट? ये क्लियर है सभी को? बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स अपॉन में टोटल मास क्या आ गया भाई? हाँ, एक्सेलरेशन आ गया। सुनो, अच्छा एक बात और, अगर टेंशन निकालना हो, एक चीज और सुनिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये धागा जो है, ये जो धागा है, ये धागा तना हुआ है ना बहुत भाई। जब इस पे तुम एक काम कर, देखो ये मास M1 ये मास M2 है, जब ये मूव करना स्टार्ट कर लेगा तो ये धागा खिंच जाएगा ना, धागा तन जाएगा, धागा क्या हो जाएगा, तना जाएगा धागा, समझे? तो जब तन जाएगा तो उसमें कोई ना कोई टेंशन होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब सुनो जरा ध्यान से, तो इसका बनाने वाले हम फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनाने वाले हैं? तो देखो M1 का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वेट किधर लगेगा और टेंशन किधर लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। और बॉडी किधर आ रही है, नीचे आ रही है। बेटा टेंशन ऊपर लग रहा होगा, अगर टेंशन नहीं होगा तो ये धागे के, तो इसका मतलब क्या है, धागा टूट चुका है भैया। अगर टेंशन नहीं है तो धागा टूट चुका है, तो तब तो ये फ्री फॉल करेगा ना, तब तो ये अपने वेट की वजह से नीचे गिरेगा, जी एक्सेलरेशन से। धागे के साथ लगा हुआ है तभी तो एक्सेलरेशन जी से वैल्यू जो है चेंज आ रही है, जी से अलग आ रही है वैल्यू, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सुनो मेरी बात ध्यान से, तो धागा जो है, यानी कि धागे में कोई ना कोई टेंशन है जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है। किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ। तभी तो ये आराम से नीचे गिर रहा है, तभी तो ये आराम से गिर रहा है, वरना तो जी से गिरता नीचे। तो थोड़ा सुनिएगा मेरी बात को आप लोग सभी ध्यान से। तो बेटा बॉडी नीचे आ रही है, यानी कि M1G बड़ा है और टेंशन छोटा है, तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, MA, ठीक है। और एक्सेलरेशन तो आप निकाल ही चुके हो, तो यहां से बेटा M1G माइनस का T इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1 इंटू A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू है M1G माइनस का M2G अपॉन में M1 प्लस M2। और यहां से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, यहां से टेंशन आ जाएगा ना। यहां से टेंशन सॉल्व करके कितना आएगा मैं बताता हूं आपको। ये आएगा 2M1 M2G अपॉन में M1 प्लस M2, यही आएगा सॉल्व करके टेंशन। एक्सेलरेशन तो सबसे पहले निकालो, जब भी लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एक्सेलरेशन सबसे पहले निकालो और उसके बाद टेंशन, ठीक है ना, जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप। तो बात समझ में आ गई सभी को? सबको समझ में आया? इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रॉब्लम देखो कि ये मेरे पास पुली है, ठीक है, और अब की बार दो ब्लॉक ऐसे अटैच कर दे रहा हूं, ये M1 और ये M2 और ये M3। ये क्या है मेरे पास, M3 है, ठीक है। और ये कंडीशन ये है कि M1 प्लस M2 जो है वो ज्यादा है M3 से। तो ये बात तो तय है कि ये पूरा सिस्टम किधर आएगा भाई,
और ये सिस्टम जाएगा, हाँ बहुत अच्छे, ठीक है। अब सुनो, यहां पे भी आपको पूछा जाएगा कि एक्सेलरेशन कितना होगा और टेंशन कितना होगा, तो टाइम बचाना है अब आपको सभी को। देखो सुनो, सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन में टोटल मास। तो बेटा देख ध्यान से, इसका वेट किधर लग रहा होगा, और इसका वेट भी, और इसका वेट भी नीचे। क्या इस बात से एग्री करते हो सभी? M2G किधर लग रहा होगा, M1G किधर लग रहा होगा, M3G नीचे लग रहा है ना। अब सुनो ध्यान से, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन में टोटल मास। तो देखो एक्सेलरेशन हो जाएगा तुम्हारा M2G प्लस का M1G माइनस का M3G अपॉन में टोटल मास। टोटल मास हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस, हाँ एक मिनट इसको एक साथ ले लेना, सॉरी ठीक है, सही है सही है सही है। और यहाँ पे M1 प्लस M2 प्लस M3, एक्सेलरेशन क्या आ गया, M2G प्लस M1G माइनस का M3G अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। क्योंकि ये दोनों फोर्स नीचे लग रहे हैं मोशन करवाने के लिए, और ये अपोज करवाना चाहता था, ये चाहता था कि इधर मोशन, इस साइड मोशन ना हो, लेकिन मोशन इधर हो रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों फोर्स जो है ना, ये सपोर्ट कर रहे हैं और ये अपोज कर रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, M2G प्लस M1G माइनस का M3G अपॉन में टोटल मास। तो क्लियर है, एक्सेलरेशन में कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ गया सभी को एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करना है। अब आते हैं टेंशन पे। तो देखो बेटा, यहां दो टेंशन काम करेंगे, यहां जरा देखो ध्यान से सुनो। एक तो ये वाला, ये एक ही धागा है ना, यहां से लेके यहां तक, तो एक तो टेंशन ये वाला होगा। देखो जो टेंशन यहां होगा वही यहां भी होगा, क्योंकि धागा एक ही है। जब तक धागा एक होता है तब तक टेंशन भी क्या रहता है, हमेशा याद रखिए, जब तक धागा एक है तब तक टेंशन भी क्या रहेगा, एक ही रहेगा। इस बात से एग्री करते हैं सभी। अब सुनो, और यहां का अलग है धागा, तो इसका टेंशन मान लो T1, इसका टेंशन क्या मान लिया मैंने, T1, इसका टेंशन T1 मान लो, और इसका टेंशन T मान लो। सबको क्लियर है, बात समझ में आ गई सभी को? अब सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा सभी। तो बेटा अगर ये वाला टेंशन निकालना है तो इसके लिए मेरे पास एक तरीका है, समझना जरा बात को ध्यान से। मैं एक काम करता हूं, थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा कर सकता हूं कि ये मेरे पास क्या है, M3, ये क्या है, M3 है, और ये है M1 प्लस M2। क्या मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लिख सकता हूं? देखो मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा कर सकता हूं, इसे M3 बना लूं और इसे बना लूं M1 प्लस M2। क्या इससे कोई दिक्कत होगी? नहीं। अरे इन दोनों को एक साथ ही मान लिया ना, एक सिस्टम मान लिया इनको, ठीक है। हाँ तो देखो सीधी सी बात है, इसका वेट नीचे कितना लग रहा होगा, M1 प्लस M2 इंटू का G, और यहां पे कितना लग रहा होगा, और तो टेंशन चाहिए। तो देखो टेंशन कितना आ जाएगा, एक अभी देखो सुनो, पीछे वाले क्वेश्चन में तुम्हें एक बात बताई थी मैंने कि अगर मेरे पास एक पुली है जिसमें इधर लगा हुआ था M1 और इधर लगा हुआ था M2, तो इसका टेंशन कितना आया था, 2M1 M2 G अपॉन में M1 प्लस M2। आया था कि नहीं आया था? आया था, यही आया था। यही रिजल्ट यहां भी लगाना है, बस इस बार ये हो गया मेरा M1 और ये पूरा क्या हो गया, M2। तो 2M1 इंटू का M2 अपॉन में क्या है, M1 प्लस M2। तो यहां पे क्या हो जाएगा, M3 प्लस M1 प्लस M2। बिल्कुल उसी तरीके से, कुछ नहीं करना है, इस पूरे को मान लेना M2, ठीक है ना, इस पूरे को क्या मान लेना, और यहां पे G से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहां भी G है तो यहां भी G से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर, बात समझ में आई सभी को? ठीक है, टाइम बचा लिया आपने, ठीक है। तो ये टेंशन आ गया हमारे यहां से। अब दूसरा टेंशन कौन सा निकालना है, ये वाला। ये टेंशन तो आप निकाल लोगे फ्री बॉडी डायग्राम से। देखो सुनो, इसको निकालना तो बहुत आसान है। एक काम करो, ये है तुम्हारे पास M3, सॉरी ये है M2, ये क्या है, M2 है। तो इसका वेट किधर लग रहा है भाई, नीचे लग रहा है, और T1 किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। बॉडी किधर आ रही है, नीचे आ रही है। नीचे बॉडी आ रही है तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना। तो M2G माइनस का T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास M2A। ए निकाल चुके हो यहाँ पे निकाल चुके हो, सॉरी। तो यहां से तुम्हारे पास T1 कितना आ गया, T1 आ गया भाई M2G माइनस का M2A। भाई T1 की वैल्यू क्या आ गई, यहां से M2G माइनस M2A ही आएगा ना, देख लो सभी आएगा। तो बेटा A का वैल्यू तो तुम निकाल चुके हो, ये वैल्यू यहां डालोगे तो T1 आ जाएगा। बात समझ में आई सभी को? ठीक है ना,
ओके, आप इस पे क्वेश्चन बना लो, इस पे वैल्यू डाल देना, वैल्यू डाल के करो, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व इजीली, ठीक है ना, हो इजी हो जाएगा थोड़ा सा वैल्यू डाल के। चलो हाँ, तो देखो भाई अगला सिस्टम है ये वाला पुली का, कि तुम्हारे पास ये एक मास है m1 और ये मास है m2, लेकिन ये सरफेस है स्मूथ, कैसा है? हाँ स्मूथ, ठीक है? याद है, सुनो, अरे बस बस बस, फिर वो डायरेक्टली इनवर्सली वाला बता दूंगा तेरे को अभी मैं। देख सुनो जरा ध्यान से सुनो, ये सरफेस है स्मूथ और ये हवा में लटका हुआ है। अब सुनो जरा ध्यान से सुनो सभी भाई, बात ऐसी है कि इसका जो वेट है वो किधर लग रहा है भाई? नीचे लग रहा है, और इसका वेट भी नीचे लग रहा होगा। बेटा यहां पे एक बात ध्यान देना है, यहां जो एक्सेलरेशन लिखोगे तो नेट पुलिंग फोर्स सिर्फ ये है, ये कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये जमीन इस पे रखा हुआ है ब्लॉक, ये इस पे रखा हुआ है, इस सरफेस पे रखा हुआ है, ठीक है ना। ये ज्यादा ज्यादा क्या कर सकता है? ये आगे जा सकता है, ये नीचे तो आ नहीं सकता, ये आगे जा सकता है। और आगे इसको कौन लेके जाएगा? टेंशन। कौन लेके जाएगा इसको? अगर तुम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे M2 का, तो M2 पे एक ही फोर्स लग रहा है, टेंशन। अच्छा, टेंशन की एक खास बात होती है, हमेशा बॉडी से दूर लगता है। बॉडी से किधर लगता है? दूर लगता है। बात समझ में आई सभी को? तो बेटा ये सरफेस स्मूथ है, अगर इस पे फ्रिक्शन होता ना तो ये कुछ पकड़ बनाता है यहां से, तो वो पकड़ जो है ना, वो पकड़ एक अपोजिंग फोर्स होता, तो वो एक्सेलरेशन पे फर्क डालता। लेकिन क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, कोई पकड़ नहीं बना रहा, तो यानी कि ये कुछ नहीं कर सकता। तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, चाहे कितना भी भारी हो, ये अब की बार ये कितना भी भारी हो, ठीक है ना। लेकिन ये सरफेस स्मूथ है ना, तो सरफेस स्मूथ है, तो सीधी सी बात है कि होगा ये कि ये जो है ना, ये ले आएगा नीचे इसको। सरफेस स्मूथ है तो ये छोटा भी होगा ना, ये अपने वेट से इसको नीचे ले आएगा। फॉर एग्जांपल कभी बर्फ की सिल्ली पे खड़े हो जाना, हो भी नहीं पाओगे वैसे तो। बर्फ की सिल्ली पे किसी मोटे आदमी को भी खड़ा कर दोगे ना, और कोई छोटा सा बच्चा भी जाके पीछे से धक्का दे देगा, ठीक है ना, वो गिरेगा ही गिरेगा, समझे? क्यों? क्योंकि उसको बचाने वाला कौन था भाई? फ्रिक्शन था बचाने वाला। अब फ्रिक्शन जो है वो काम कर ही नहीं रहा है। मैं यहां खड़ा हूं, तुम पीछे से धक्का दोगे, मैं नहीं गिरा, फ्रिक्शन बचा रहा है ना मुझे। और जब बर्फ की सिल्ली पे खड़े रहोगे तो फ्रिक्शन बचाएगा ही नहीं तुमको, है ना। अब मान लो कि बारिश में, अबे बारिश में सुनो, देखो बारिश में क्या होता है, बारिश में जब कीचड़ कीचड़ हो जाता है, पैर रपट जाता है ना तुम्हारा आगे की तरफ, उसमें तुम्हें हल्का सा कोई पीछे से धक्का दे दे, गिर जाओगे, ठीक है ना। जब बच्चा भी धक्का दे देना, अनबैलेंस कर दे तुम्हें, तुम गिर जाओगे, संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि संभलते थे फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन है ही नहीं। तो अब समझ में आ गया ना, ये चाहे कितना भी भारी हो, जब तक यहाँ फ्रिक्शन नहीं है तब तक इसको कुछ नहीं कर सकता, ये बेकार है तब तक ये, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो यहां पुलिंग फोर्स कौन है? सिर्फ और सिर्फ, और टोटल मास क्या है बेटा? M1 प्लस M2। टोटल मास में पूरे सिस्टम का मास लिया जाता है। तो बात समझ में आ गई सभी को? यहां पे एक्सेलरेशन कितना निकल के आया? ये। अच्छा, अब टेंशन की बात करें तो टेंशन तुम चाहे इससे सॉल्व करके निकालो, चाहे इससे सॉल्व करके निकालो, आएगा सेम ही। इसके लिए देखेंगे तो टेंशन ऐसे लग रहा होगा, इसके लिए देखेंगे तो टेंशन ऐसे लग रहा होगा, क्योंकि बॉडी से हमेशा कैसे दिखाते हैं? अवे फ्रॉम द बॉडी। तो बेटा यहां देख, इसको अगर सॉल्व करूं तो T हमारा किसके बराबर है? M2A के बराबर है, क्योंकि नेट पुलिंग फोर्स यही है, और ये क्या होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके लिए पुलिंग फोर्स कौन है? टेंशन। तो बेटा एक्सेलरेशन तो तुम यहां निकाल ही चुके हो, तो ये वैल्यू कितनी आ गई टेंशन की? यहां से आ गया M2 इंटू का M1G और अपॉन में M1 प्लस M2। क्या समझ में आई बात? बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ, क्लियर है सभी को? कोई समस्या नहीं? समस्या है, ठीक है, ओके। तो ये रहा टेंशन, ठीक है, ठीक।